ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। आज प्राइम एजेंडा में बात गठबंधन की सियासत की करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आप सब देख ही रहे हैं कि गठबंधन में कैसे कैसे खेल हो रहे हैं। कल तक जो रूठे थे वो मानकर करीब आने की कोशिश में हैं, और वो जो बहुत दिनों से साथ चल रहे थे उनके रूठने की खबरें इन दिनों सामने आ रही हैं। यही सियासत का दस्तूर भी है। बहरहाल लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने को है। वैसे अनऑफिशियली, अनाधिकारिक रूप से तो हो ही गया है, लेकिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ वो आधिकारिक रूप से भी हो जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं, और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की सीटें जो हैं वो हम सबके सामने आ गई हैं। एसपी बीएसपी ने बीजेपी से पहले अपने पत्ते खोलकर यह साफ किया है कि वो बीजेपी से मुकाबला कैसे करेंगी और कितनी तैयार है। किसी भी हाल में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस गठबंधन ने कमर कस ली है। ऊपर से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान देकर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान देकर अपनी ओर से एक नई किस्म की चाल चली है। प्रियंका गांधी ने अपने लखनऊ के दौरे के दौरान अपनी राजनीतिक समझ को दिखाते हुए और पार्टी की स्थिति को भी समझते हुए महान दल को तो अपने साथ लिया ही, साथ ही शिवपाल यादव को भी अपने साथ लाने की कोशिश की। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों दल साथ आ सकते हैं, क्योंकि खबर कुछ ऐसी आई कि शिवपाल यादव और प्रियंका गांधी के बीच में बातचीत हुई है, और कोई नतीजा कुछ दिनों में हमारे सामने हो सकता है सियासी तौर पर। ऐसे में बीजेपी की परेशानी बढ़ना लाजमी है, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने जिस तरह का अप्रत्याशित प्रदर्शन किया था उसे दोहराना उनके लिए टेढ़ी खीर है। ऊपर से बीजेपी से उसके सहयोगियों की नाराजगी भी उसके लिए परेशानी खड़ी करने का काम कर रही है। पहले राजभर और अब अपना दल दोनों ही बीजेपी के उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथी हैं। अपना दल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जीती थी, और राजभर ने विधानसभा के चुनाव के दौरान 4 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन इधर आप देखें तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ने बीजेपी को अब अल्टीमेटम दिया है। और क्या अल्टीमेटम दिया है कि म्याद अब खत्म हो चुकी है, और अपना दल ने यह कहा है कि वो अब अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह खबर एक गंभीर खबर है। हालांकि 28 तारीख उन्होंने रखी है कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठेंगी, रणनीतिकार जिन्हें कहा जाता है सियासत में, और उनके साथ वो फैसला लेंगी। यानी आज 22 तारीख से 28 तारीख तक का वक्त बड़ा महत्वपूर्ण है। बीजेपी उनकी मान मनोवल की कोशिश करती है, नहीं करती है, कुछ खेल इसमें होगा। सीटों के ऊपर नीचे होने का तजुर्बा हम कर चुके हैं महाराष्ट्र में और बिहार में, कि वो कहेंगे कि नहीं 2 नहीं, इस बार हम 5 लड़ेंगे। बीजेपी कहेगी नहीं 5 नहीं, हम 4 ही दे पाएंगे, वगैरह वगैरह। ऐसी कुछ स्थिति साफ होगी, लेकिन दबाव है। बीजेपी घर में, बीजेपी के ही घर में सेंधमारी न हो जाए, इससे भी बीजेपी डरी हुई है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सबसे बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का था, और इन पर जैसा आपने शुरुआत में कहा कि यह अपेक्षा है, यह जिम्मेवारी है कि 2014 को दोहराएं, तभी दिल्ली का रास्ता आसान होता है। तो इस वक्त गठबंधन की सियासत कहां जाती दिखाई दे रही है, और जिस तरफ जा रही है वो किसका रास्ता मुश्किल कर रही है, किसका आसान कर रही है, आज हम प्राइम एजेंडा में यह समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से हम परिचय कराएं। आज नोएडा स्टूडियो में जो 3 राजनीतिक दल हैं, बड़े राजनीतिक दल, उनके मेहमान हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर विजय खेड़ा साहब हमारे साथ हैं। सैफ अली खान साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। लखनऊ से 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, ताहिरा हसन जी राजनीतिक विश्लेषक, अरुण राजभर जी आप प्रवक्ता हैं सुहेल देव भारत समाज पार्टी के, इरफान मलिक साहब प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। वहां भी सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अपना दल के नेता प्रवक्ता को हमने लगातार बुलाने की कोशिश की, लेकिन या तो वो बहुत व्यस्त हैं, या फिर रणनीति पूरी तरीके से साफ नहीं है
लिहाजा वो डिबेट में आने से बचते दिखाई दिए हैं। ये जो हमने कहा कि ये जो गुणागणित है कि आज हमने कह दिया कि हम अपने रास्ते चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, ये कहकर हमने अपने सहयोगी पर दबाव बढ़ा दिया। अब इंतजार इस बात का कि सहयोगी आए, हमारी बात सुने, 3 की 4, 4 की 5 करे, तब तक हम इसमें खेल करेंगे। ऐसा लगता है कि अपना दल की स्थिति इस वक्त, जब तक उनका कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक कुछ इस तरह की हमने भरपूर कोशिश की कि वो आए, अपना पक्ष रखें, लेकिन वो नहीं आ पाए। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करने के बाद सीधे डॉक्टर विजय खेड़ा साहब आपके पास आना चाहते हैं। हमारी गुजारिश ये है सभी मेहमानों से कि आज थोड़ी सी, चूंकि पैनल बड़ा है, उत्तर प्रदेश सूबा भी बड़ा है, क्रिस्पी और पॉइंटेड बातचीत हो, हम बहुत आरोप प्रत्यारोप में न उलझे, जिससे कि दर्शकों के सामने, प्राइम न्यूज के दर्शकों के सामने आप लोगों का नजरिया, आपकी बातें जा सके। डॉक्टर विजय खेड़ा, मुश्किल तो आ रही है सर आपके सामने, जो करीब थे वो आंखें दिखा रहे हैं, अंतिम स्थिति क्या होगी पता नहीं, लेकिन घुड़की तो वो दे रहे हैं। यानी उस जगह पर जहां आपका सर्वाधिक स्कोर था, वहां इस चुनाव में आपके सामने मुश्किल खड़ी है। कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को ना कोई परेशानी है और डर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। गठबंधन में इस समय जो हालात हैं पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी के साथ की बात कर रहा हूं मैं, तो दो तरह से बातें हैं। एक ये है कि कहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, जैसे असम के बारे में हम बात करें तो असम गण परिषद के साथ उन्होंने अपने समझौतों के कारण उनसे समझौता नहीं किया, अपने उसूलों के कारण, क्योंकि वो चाहते हैं राष्ट्र एक सूत्र में बना रहे और बराबर का दर्जा रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, घुसपैठिए देश में न घुसे, देश की सीमाओं की रक्षा रहे। इसलिए वो नेशनल रजिस्टर के ऊपर उन्होंने समझौता नहीं किया, तो वो रास्ता तो हमने खुद चुना। एक बात। दूसरी बात क्या है कि ये समय अलायंस का इस समय ही होता है जब नोक झोंक होती है, जब हर आदमी अपने लिए शेयर का हिस्सा चाहता है, हर आदमी चाहता है कि वो प्रोग्रेस करे, वो डेवलप करे, और भारतीय जनता पार्टी को ये देखना होता है कि वो वास्तव में कितनी सीटें जीत सकते हैं। एक ये भी बड़ा भारी मुद्दा रहता है और हम लोगों को पता रहता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी वर्कर्स हैं, उनको रोज फीडबैक मिलता है और कई और नेताओं से भी मिलता है। तो हमको ये सोचना है कि वास्तव में अपना दल कितनी सीटें जीत सकता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर पार्टी को ये लगता है, हर पार्टी को कि हम ज़्यादा जीतेंगे। अब जैसे शिवसेना के मामले में ले लीजिएगा तो इतनी नोकझोंक हुई, उन्होंने बहुत सरकार के बारे में खिलाफ भी बोला, काफ़ी बोला, लेकिन नाना करके फिर प्यार करी बैठे ना, वैसी कुछ आ गया ना रास्ता, वैसी कुछ उनके समझ में आ गया कि हम देखिए, हम आपकी बात को सर समाप्त करें। एक खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक, इसका कंफर्म होना अभी बाकी है। कल की स्थिति हमारे दर्शकों को पता है कि अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी कल। अभी खबर यह आ रही है सूत्रों के मुताबिक, अब से थोड़ी बहुत देर में कंफर्म होगी कि राहुल गांधी से मुलाकात करने वाली हैं अनुप्रिया पटेल। हम डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम देखिए उसूल की पार्टी है, खैर हम अभी उस पर नहीं जाएंगे, बात बहुत विस्तार में चली जाएगी। एक उसूल हमने पीडीपी के साथ आपका देखा है, लेकिन आप आश्वस्त हैं कि कोई खतरा नहीं है, ये सब जो है वो चुनावी चालें हैं, बीजेपी पूरी बुलंदी से है और अंततः महाराष्ट्र का हाल होगा, अपना दल और राजभर साहब आपके साथ ही रहेंगे। इसके बाद आप पासवान जी का भी देख लीजिए ना, बिहार का। बिहार में भी बात हुई, न्यूनकर हुई, एक आध सीट आगे पीछे फैसला हो गया। अब वो जहां तक मेरा ख्याल है, अनुप्रिया जी चाहती है कि उनके पति जी को भी एक सीट मिल जाए, जहां तक मैं समझता हूं, व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, चर्चा का जो विषय है वो चाहती है वो। तो अगर वो जीतने की स्थिति में होगी तो पार्टी उसको विचार करेगी, उन्हें बताएगी। अच्छा तो सर, ये जो समाजवादी पार्टी ने कल सीटें अनाउंस कर दी, 37, 38, 3 और 2 फ्रेंडली मैच वाली, इनसे भी आप कोई चिंता, मतलब बीजेपी आजकल चिंता ही नहीं कर रही है किसी चीज की। इन सीटों के बंटवारे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मेरे ख्याल से दोनों को खुश होना चाहिए। जिस तरह से बंटवारा हुआ है, वो खुद ही रो रहे हैं कि सापा की गलत सीटें बासापा भी चली गई हैं। सापा से इससे बड़ा दुखी पार्टी तो इस समय कोई हो ही नहीं सकती, मैं समझता हूँ। मुझे नहीं लगता आप 2-3 सीट से ज्यादा जीतने वाले सापा समाजवादी पार्टी की स्थिति होने जा रही है। नहीं लगता 3 सीट से ज्यादा, केवल 2-3 सीट। ठीक है, जल्दी से राघवेंद्र जी आप आंसर करिए, काउंटर करिए, फिर हम वहां भी जाएंगे और सैफ साहब भी हमारे साथ हैं। इतनी मजबूत पोजीशन है बीजेपी की कि ये चुनावी मान मनोबल आप चाहे जैसे देख लीजिए, लेकिन आप लोग कहीं है नहीं इन्हें टक्कर देते हुए जो मैदान में दिख रहे हो। सबसे बड़ी बात है,
इनको समझाना चाहिए कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रधानमंत्री जी को और मोदी जी को कि दिन में कम से कम 4 बार जिस सभा में भी जाते हैं गठबंधन ही का नाम लगते हैं, उसका माला जपते हैं। उनसे कहा इतनी टेंशन क्यों है, जिनको 3 ही सीटें मिलनी है तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो इसीलिए इनसे कह रहे हैं कि अपने शांति में बैठ जाए और लेट जाए जाके, बिल्कुल आराम से आराम करें। क्योंकि जब इनको लग रहा है कि 3 ही सीटें निकलनी है तो बीजेपी का यही हाल है। ये मुझे लग रहा है कि इतना अति आत्मविश्वास, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस भी जब अपने चरम पे थी तो उसे अति आत्मविश्वास ले डूबा था और वो नीचे घटती चली गई। वही हाल इनका हो रहा है कि अति आत्मविश्वास में दूसरे दलों को जिस तरीके से ये समझ रहे हैं, और अभी इन्होंने देख भी लिया कि जैसे उपचुनाव में, यहाँ नहीं यूपी नहीं और जगह भी जहां भी लोकसभा के उपचुनाव हुए उसमें ये हारे, लेकिन ये लगातार कहते रहे कि नहीं मोदी जी का इस समय बढ़कर बहुत प्रभाव है। अच्छा, और नहीं, राघवेंद्र जी मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहता हूं। इनके आत्मविश्वास की वजह सर ये जो ये बार बार गिनाते भी और कई बार देश ने तजुर्बा भी किया है, 14 से 18 के बीच में जो चुनाव हुए इन 3 राज्यों को छोड़ दें, ये बार बार कहते हैं, हम इनसे खोद कर सवाल पूछते हैं, ये कहते हैं नीति, नियत, नेतृत्व किसी के पास नहीं, सिर्फ हमारे पास है। देखिए, इसलिए न नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है, इसलिए नहीं है। अगर नीति होती तो घोषणा पत्र पूरा लागू हो जाता, नीति नहीं थी ना, इसीलिए नहीं। बेरोजगार, अगर बिजनेस टुडे ये कहता कि 1 करोड़ 10 लाख पिछली साल नौकरियां चली गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीति नहीं है। नीति नहीं है इसीलिए काम नहीं हुआ। अगर ये हम कहें कि काला धन नहीं आ पाए, इन्होंने तो पूरी डेडलाइन बता दी 100 दिन में लाएंगे काला धन, तो कह दिया मैंने, झूठ बोला ना जनता से, तो वो भी नीति नहीं थी ना, नियत भी नहीं थी, इसीलिए नहीं हो पाया। जो अभी आपने देखा कि अभी तक नेतृत्व पर नहीं आ रहे हैं 5 साल नेतृत्व इसलिए नहीं सही कि आपने देखा कि जो ये कह रहे थे कि 1 सर अगर कटेगा तो 10 सर लाऊंगा, आज देखो हमारे जवान शहीद हो गए लगातार, और अब तो उनको शांति का पुरस्कार मिल गया। शांति का पुरस्कार किस लिए मिल गया? तो ये तो अच्छी बात है ना सर, ये तो प्रधानमंत्री मोदी की मान्यता है ना। नहीं, दुनिया उन्हें मान्यता दे दुनिया रही है। इसलिए नहीं मान, और दक्षिण कोरिया जैसा देश जो है उन्हें सम्मानित कर रहा है। फिर इनके भक्त गांधी जी पे क्यों कहते हैं? वो भी उनसे बड़ा तो कोई शांति का दूत था नहीं, उनको तो बता करके गोडसे को पूछते हैं ये लोग, गोडसे की जिंदाबाद बोलते हैं, तो ये वही लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, जब पुलवामा में हमला हुआ तो फिर 56 इंच का सीना क्यों? भाई शांति दूत के लिए 56 इंच सीने की जरूरत क्या है? अच्छा, अगर शांति दूत हैं, तो आप इसमें कोई कंट्राडिक्शन देख रहे हैं? ये कह रहा है मनमोहन, एक तरफ शांति दूत और दूसरी तरफ ये स्थिति, मतलब कंट्राडिक्शन, अलग अलग चीज, बिल्कुल अजीब सी चीज है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यही मोदी जी बोले थे कि जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये मनमोहन सिंह जी प्रेम पत्र लिखना पाकिस्तान को बंद कर दिया। लव लेटर, हाँ लव लेटर, वो हिंदी में बोल दिया, लव लेटर बंद करें, अगर मैं होता तो मैं ये कर देता। तो सरकार ने दिखाया, तो सरकार ने क्या दिखाया? जो हो सकता है वो करने की कोशिश हो रही है। 2014 से लेकर के लगातार MFN का दर्जा वापस ले लिया, व्यापारिक संबंध खत्म किए जा रहे हैं, सिंधु, रावी और ये जो व्यास नदियां हैं इनका पानी जो हमारे हिस्से का है वहां वो बंद किया जा रहा है, सेना को खुली छूट दी गई। प्रधानमंत्री जी तो जो कह रहे हैं वो मैं कोट कर रहा हूं। जब पीडीपी के साथ गठबंधन में थे जो कहते थे कि नियत की वाली बात के दूसरे को राष्ट्रद्रोही बताओ, खुद राष्ट्रद्रोही। और दूसरा उसमें भी जब आपने देखा वो रमजान का महीना था तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो ऑल आउट चल रहा था ना, ऑपरेशन ऑल आउट उस समय चल रहा था, उन्होंने कहा एक काम करिए, सेना को कहिए कि रमजान का पवित्र महीना है, इसमें आतंकवादियों को ना मारें। तो इन्होंने आदेश यहां से जारी कर दिया। इसके बाद सेना पे कितने हमले हुए, तो नीति किसकी सही, नियत किसकी सही, ये बात है ना बतानी पड़ेगी। जब इनके पास बकौल आपके ना नीति ना नियत ना नेतृत्व है तो फिर फूले किस बात पर है? फूले पर खेड़ा तो कह रहे हैं कि साहब 2-3 सीटें मिल जाएं तो एक चीज आप देखो, सैंपल सर्वे कार्यालय ने आंकड़े जारी कर दिए कि 1972 से 73 में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, तो 45 साल में बेरोजगारी इतनी कभी हुई नहीं, क्योंकि हर चीज के साथ जोड़ते हैं कि ये मैंने अच्छा से कर दिया, तो ये भी अच्छा से काम करते ही नहीं। आपकी बात का सर आंसर लेंगे, सैफ साहब को जोड़े। इसे खाली इतना आंसर करेंगे सर, इतना पूछ लिया जाए एक लाइन में, खाली आपसे इतना पूछ लिया जाए कि आपका भविष्य तो कल मुलायम सिंह यादव जी खुद ही लिख गए कि हम जीतने वाले नहीं हैं, उनके मुंह से वो खुद कह वो तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी कह दिया था सर, ऐसा वो अलग चीज है। कल था अपनी ही पार्टी वाला, देखिए बहुत ही सीनियर विश्लेषक है ताहिरा जी, वो हमारे साथ है। दिनेश शर्मा जी हैं जो 2 राजनीतिक दल हैं, अरुण राजभर जी अपनी पार्टी से हैं,
जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है और इरफान मलिक साहब है, लेकिन हम जल्दी से सैफ साहब को ले आते हैं। सैफ साहब, दो तीन चीजें बताइए। एक तो जिम्मेवारी से ये क्या खिचड़ी आप लोग अपना दल के साथ पका रहे हैं, पका भी रहे हैं या नहीं पका रहे हैं, क्या अगले 24 घंटों में कोई ऐलान हो सकता है? और ये जो भी स्थिति आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, महान दल को आप ले आए, शिवपाल यादव के साथ आपकी बातचीत चल रही है, खबरें आ रही हैं, अपना दल के साथ कोशिश हो रही है, इससे आप किसे चुनौती देंगे, गठबंधन को या फिर बीजेपी को? देखिए, सबसे पहले राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपके साथ जो है प्राइम न्यूज़ के ऊपर मौका मिला जी। आज आप ये बात कर रहे हैं गठबंधन की, तो गठबंधन का हमें एक्सपीरियंस रहा है। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार हमने चला के बड़ी सक्सेसफुली दिखाई, जहां हमारा जीडीपी की कंट्रीब्यूशन अगर 3 मरतबा देखें तो चाइना से ज्यादा रही, 10.8% रही है। आज चाइना की 10% की जीडीपी ग्रोथ है। बहरहाल में बड़ा आश्चर्य मुझे इस बात का होता है जी कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो बड़ा खुश होकर जो है शिवसेना को बोल रहे थे कि वो मिल गए। वो याद है उनके डायलॉग, कुछ मैं याद दिलाना चाहूंगा। कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, कुंभकर्ण के गले मिलने वाले कौन, ये आप डिसाइड कर लीजिए, मैं जनता पे छोड़ता हूँ। फिर कहा ये जुमले वाली सरकार है साहब, जो राम मंदिर पे आप क्यों नहीं इसे एक्सेप्ट करते कि आपने जुमला किया था, और वो बिल्कुल सच्चाई बात है। हमने जनवरी 7, 1993 में अयोध्या एक्ट बनाया था साहब, उसका विरोध करने वाले भी जो है आपके एस भंडारी थे, भारतीय जनता पार्टी थी, नहीं चाहते थे भव्य राम मंदिर। फिर आप आज शिवसेना जो है गले फिल मिल रही है। पहले ये कह रही थी योगी जी को ही कि थप्पड़ मारेंगे, उसके बाद आप गले लग गए, तो थप्पड़ खा के मिलने वाली तो सरकार है आप। बहरहाल आज की स्थिति आपने उत्तर प्रदेश में जितने भी 4 बाई इलेक्शंस हुए वो भारतीय जनता पार्टी हारी, यहां तक कि ऐसी हारी कि अपने सीएम और जो डेप्यूटी सीएम उनकी सीट्स वो हारे हैं। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश पे आप क्लेम करते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि अभी मौजूदा जो प्रिडिक्शंस आए हैं सी वोटर की तरफ से आए हैं या इंडिया टुडे कन्वे इनसाइट पोल्स की तरफ से आए हैं, उसमें साफ साफ बताया गया है, मैं फिर बताना चाहूंगा, जिसमें एंटी बीजेपी अलायंस यानी यूपीए की अलायंस जो है, जो उसको बताया गया 269 सीट्स, और यूपीए और एनडीए की अगर बात करेंगे 219 सीट्स के ऊपर। तो यानी आपकी सरकार जो है वो केंद्र में नहीं आने वाली है, और वो इसलिए नहीं आने वाली है, हमारे सपा के भाई ने तो बताए कुछ आंकड़े जो है, मैं आपको बताता हूं। 2016 में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की वजह से श्रम विभाग बंद करवा दिया। इतिहास की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, हम भविष्य की तरफ से आपसे सवाल कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है? क्या आप अपना दल को, शिवपाल जी की पार्टी को अपने साथ ला रहे हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, जवाब नहीं देंगे, एक मिनट सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गठबंधन को नुकसान ज्यादा पहुंचाएं और इस चक्कर में बीजेपी को फिर से फायदा हो जाए? ये बताइए ना, असल चिंता ये है। नहीं देखिए, साफ साफ सी बात है, हम जितनी भी एंटी बीजेपी पार्टीज हैं या एंटी, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हम ये देश विरोधी की बात करते हैं। अभी आप पुलवामा का भी जिक्र किया गया था, मैं ये बताना चाहता हूं, बहुत अहम और महत्वपूर्ण खबर है ये। जब उनकी बस अटकी हुई थी जवानों की, और जवानों ने लेटर लिखा था होम मिनिस्ट्री को, सीआरपीएफ को लिखा था। आपको तो पता उस पर कितनी बात हुई, उस पर कितनी बात 2 महीने के लिए अच्छा हमें और होम मिनिस्ट्री। देखिए, या तो आपके पास जवाब नहीं है या आप बच रहे हैं। चलिए, अच्छा हमें ये बता, इस गठबंधन के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है? साहब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। राजीव जी, आपने सवाल पूछा है, तो सवाल का आंसर सर, इनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है जिससे कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सके? राजीव जी, हम गठबंधन करना तो जाहिर सी बात है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, गठबंधन जो भी होगा वो आगे आपके सामने जल्दी आएगा, या अगर नहीं भी आएगा तो हम 80 सीट्स पे पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है गठबंधन की कि हम भाई बिल्कुल हम हमारी बेस्ट विशेस हैं सपा के साथ और बीएसपी के साथ में। हम हमारी एक ही जो ख्वाहिश है या एक ही जो हमारा टारगेट है वो एनडीए है। ये विरोधी सरकार जिसने आज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.1% पे था, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम 5.6% पे थे ऑन एन एवरेज। जीडीपी ग्रोथ की बात कर लूंगा तो मेरे ख्याल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुमले हम वहां भी देखिए, वहां भी मेहमानों, कुछ नहीं बोल पाए। लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान आएंगे सर, लौटेंगे। देखिए, आज की चुनावी परिस्थिति, राजीव जी, विकास सैफ साहब, आज की चुनावी परिस्थिति पर, आज की चर्चा अच्छा ठीक हो गया, दूर तक। अच्छा, मैं वहां जाने जल्दी से अरुण राजभर साहब और इरफान मलिक जी को जोड़ने दीजिए। राष्ट्रीय बेटे का नाम अच्छा ठीक सर, ठीक, अरुण राजभर साहब, इरफान मलिक साहब को जोड़ने दीजिए। फिर हमारे साथ 2 बहुत ही वरिष्ठ विश्लेषक हैं, उनकी टिप्पणी भी बहुत जरूरी है। अरुण राजभर साहब, ये जो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप डॉक्टर विजय खेड़ा के भीतर और इनकी पार्टी के भीतर, हम ये माने कि आपकी नाराजगी दूर होने की तरफ है? क्योंकि हमें पता नहीं चल पाया। अरुण जी, हमें थोड़ा बताइए और प्रदेश की जनता, उत्तर प्राइम न्यूज के दर्शकों को भी बताइए कि क्या अमित शाह साहब के साथ जो मुलाकात हुई
उसमें आपके और बीजेपी के बीच में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए हैं क्या? नंबर 2, अब आप ये जो 24-25 वाला कार्यक्रम था उसको कैंसिल कर चुके हैं। नहीं सर, ये 24 तारीख का कार्यक्रम हमारा यथावत है, उसको हम करेंगे। जैसा कि रहा हमारा नाराजगी का कारण, नाराजगी कारण व्यक्तिगत हमारा कुछ नहीं था, वो सब समाज हित में था, देश हित में था, जनहित में था। और उसी मुद्दे को बार बार हम उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रयास कर रहे थे समझाने का कि इसको ये समझ लें, ताकि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है, उत्तर प्रदेश की जो समीकरण बदल रही है, उसमें हम जो सहयोगी दल है, तो अगर हम सुझाव दे रहे हैं तो उसको आप अध्ययन करिए, उसमें अगर जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको आप दूर करिए, जो सही है उसको अपनाइए। लेकिन जो इस तरीके से खेड़ा साहब कह रहे हैं कि हम सपा 3 सीट जीतेगी, हम 73 प्लस जीतेंगे, तो इनका फार्मूला ये खुद बता पाएंगे कि 73 प्लस कैसे जीतेंगे। लेकिन हमारे निगाहों से ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 73 प्लस वही सीटें आएंगी। जब सपा और बसपा की सरकार हुआ करती थी तो आप भी सड़क पर उतरकर खूब कहते थे कि सपा में यादववाद हो रहा है और बसपा में दलितवाद हो रहा है, जिसमें कि अति पिछड़े और अति दलित पूरी तरीके से अधिकार से वंचित हो रहे हैं। अब उनके अधिकार को आप हिस्सा दिलाने के लिए आपने सरकार बनाया। अब आप सरकार में बनने के बाद कितना अति पिछड़ों अति दलितों का विकास किया, कितना उनके बेटा बेटी को सिपाही दरोगा बाबू चपरासी लेखपाल डीएम एसडीएम बनाने का काम किया, ये सवाल खेड़ा साहब बताएंगे कि कितना इन्होंने किया। दूसरी सवाल रही कि हम जनहित में बातें कहें कि जो अरुण जी हमारा सवाल नौजवान, सर, अरुण 26 लाख नौजवान थे, अरुण जी आपको भी अच्छी तरह तजुर्बा है कि हम और आप जब भी बैठते हैं इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन दर्शकों के सामने सर कुछ कॉन्क्रीट, कुछ नया जाना चाहिए। आप इनसे नाराज हैं या नाराजगी डाइल्यूट हो गई है, ये बताइए ना सर। चाहिए कुछ सीटें बढ़ गई हैं आपकी, कुछ सीटें बढ़ गई हैं, या फिर ये अभी मानने को तैयार नहीं है? कुछ तो सही स्थिति रखिए साहब। हमें आपके वो तेवर दिख नहीं रहे जिन तेवरों में आप आलोचना किया करते थे। अभी तक हम सीटों पर कोई चर्चा नहीं किए। तो फिर क्या बात है, नाराज है अभी आप इनसे? हमारी तेवर वही है। और हमारी बातें 19 तारीख को 10 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक माननीय अमित शाह जी से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की वार्ता हुई। अच्छा, और हुई। जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं कि हमारी नाराजगी का जो कारण है, उस नाराजगी के कारण मैंने माननीय अमित शाह जी को बताया। और माननीय अमित शाह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल ये निर्देशित किया कि इनका जो जन्मदिन कामें हैं उसको तत्काल इसको डिजॉल्व करके हमको अवगत कराया जाए। हमको 26 तारीख का समय दिया गया है कि 26 तारीख से पहले हम ये सारे जो मसले आप बता रहे हैं, जो क्षेत्र में हमारी समस्याएं थी, जो हमने पत्र लिखा था कि ये जनहित में बहुत आवश्यक है कराना, लेकिन अधिकारी कर्मचारी हमको घुमाते रहे। माननीय मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा कि जो छात्रवृत्ति 8 लाख बच्चे नहीं पाए हैं उसको छात्रवृत्ति दे दिया जाए, तो उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी 192 करोड़ स्वीकृत कर दिया। तो 26 तारीख तक ना मुझे ऐसा देखने को मिला। अरुण सर, मैं 1 साल से कहता 26 तारीख सर, 26 तारीख तक अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं। 60% डिजॉल्व हो चुका है, 60% डिजॉल्व भी हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। यानी 60% मामले हल हो चुके हैं, 40% बंगला भी मिल गया। एक मिनट सर, इसका मतलब ये कि जब 60% हो गया वो 40%, अच्छा, उसमें आएगा सीट बंटवारा। अच्छा, वेरी गुड। ये देखिए अरुण जी जिस तरह बात करते हैं पिक्चर साफ होती है कि 60% जो जनहित का था वो मामला डिसॉल्व हो गया है। अब 40% जो बचा है वो भी बातचीत से हो गया है। अच्छा, हो गया है, बातचीत कह रहे हैं अब तेवर ढीले पड़ गए। देखिए जिस चीज के लिए 24 तारीख का कार्यक्रम कर रहे थे उसमें राजभर जी का कहना था कि हम समर्थन वापस लेंगे, इस्तीफा देंगे, वो अब नहीं है। अच्छा, हमें ये बताएं आप लोग कितना मांग रहे हैं? 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठक करेंगे, उसके बाद ये 40% मसले को हल करेंगे। अच्छा, और उसमें स्पष्ट ये बातें हैं। अच्छा अरुण जी आप जल्दी से बता दीजिए। देखिए हम आपकी तारीफ करते हैं कि आप बड़ा साफ गोई से बोल रहे हैं। 38% अच्छा, कितनी सीटें आप मांग रहे हैं और कितने पर तैयार हैं? सोच रही है और सपा बसपा हमारे हक अरुण में जी टूटी हुई है। हमें ये बताइए ना सर, आप कितनी मांग रहे हैं और ये कितनी पर तैयार है? कहां बात अटकी है? बता रहा हूं, 10 सीटें मैंने मांगा था। 10 सीटें मैंने मांगा था और उसमें इन्होंने कहा है कि हम 5 सीटें देने में सहमत हो पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अरे हमने कहा है कि हमें 10 में से जो हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं जहां ऐसे बोलना चाहिए, इससे दर्शकों को पता लगता है कि असल स्थिति क्या है, एनडीए को मजबूती दे सके। ठीक है, देखिए अरुण जी आपने बड़ी खबर हमें दी है, आपने हमें बड़ी खबर दी है। आप कह रहे हैं कि 10 सीटें सुहेल देव समस्त भारत समाज पार्टी मांग रही है, 10 सीटें 5 ये देने के लिए तैयार है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अपना दल की नाराजगी की वजह क्या है, अपना दल क्यों नाराज है और अपना दल ने 26 के और आगे बढ़ाकर 28 का अल्टीमेटम क्यों दिया है। जब हम अपने विश्लेषकों के पास जाएंगे तब शायद इस बात का थोड़ा और खुलासा होगा। अरुण जी हम लौटते हैं आपके पास, एक बार जरा हम इरफान भाई को जोड़ लें,
प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता है। इरफान जी, हमें ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के साथ, और वैसे ही बताइएगा जैसे अरुण जी ने अभी बताया है, कांग्रेस पार्टी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कहां तक पहुंची है, आप कितना मांग रहे हैं और बात कहां फंसी है? आवाज कट गई साहब जी, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब मैं सवाल दोहरा देता हूं। इरफान जी, मैं सवाल दोहरा रहा हूं, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? इरफान सर, आवाज पहुंच रही है अब? जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ आपकी जो स्थिति है वो फिलहाल कहां है? और जैसा बहुत ईमानदारी से अरुण जी ने बताया, आप भी बताइए कि कितने पर आप दांव लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कहां पर है और पेच कहां फंस रहा है? क्या शिवपाल जी की बात हो गई है, नहीं हो गई है, कब तक हो जाएगी? क्या जानकारी आप दर्शकों को दे सकते हैं? देखिए राजीव जी, जहां तक मामला कांग्रेस से है तो ये कांग्रेस ही नहीं, शिवपाल जी का मानना है कि जो भी गैर भाजपा दल हैं, जो भी सेकुलर दल हैं, वो शिवपाल जी ने तो पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं। अखिलेश और मायावती जी से भी उन्होंने कहा था कि हमको शामिल करो गठबंधन में। अगर ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हो तो हमको और कांग्रेस को शामिल करो जी। और जहां तक कांग्रेस की बात है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही बता पाएगा, इसमें अभी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। स्पष्ट बात बता रहा हूं आपको। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मध्यस्थता हो रही है। अब मामला कहां तक पहुंचा, अभी तक हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ये शेष नेतृत्व। अच्छा, नेताजी ने आपके साथ शेयर नहीं किया कि मामला यहां पहुंच गया है? और सीट का अच्छा, बात तो हो गई है क्या? बात तो हो गई है नेताजी की और प्रियंका गांधी की, ये जानकारी तो है? आपने पूछा नेताजी से? नहीं, बात हुई है, लेकिन अभी क्या निष्कर्ष निकला, अभी ये हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई है। अच्छा, जानकारी नहीं है। यही देखिए सर, दिक्कत होती है ना। नेताओं को जानकारी बांटनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए, जिससे कि वो कम से कम जनता में अपना पक्ष रखें, बताएं, और जनता को सब जानने का हक है। अब हम अपने विश्लेषकों को जोड़ लेते हैं, और सबसे पहले ताहिरा जी, मैम आपके पास आना चाहते हैं। देखिए, सिचुएशन मैम पूरी तरह से सामने है। यहां राजभर साहब की पार्टी की जो नाराजगी थी वो डाइल्यूट होती दिख रही है, आप पास में ही बैठी हैं, और एक फिगर भी सामने आ गया। अपना दल भी कुछ उसी जुगत या जुगाड़ में है, या अगर वहां पेच फंसा तो खबर यह आ ही रही है कि कांग्रेस पार्टी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। ये जो स्थिति बन रही है त्रिकोणीय मुकाबले की, इसमें नफा नुकसान आप किधर जाता देख रही हैं? ये जो गठबंधन और कांग्रेस पार्टी आपस में ही भिड़ के कहीं फिर से बीजेपी का लाभ तो नहीं करा देंगे, या फिर गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिलेगी जिससे कि बीजेपी को नुकसान हो? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा अपना गठबंधन सोच समझ के करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उन्हें चीजों को समझना होगा। और दूसरी बात, जो सपा बसपा का गठबंधन है, मैं मानती हूं कि ये मजबूत गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा बिल्कुल ना समझा जाए, ना समझा जाए, वो सोच समझ के करती है। सोशल जस्टिस की बात करने वाले सभी कर रहे हैं, राजभर पार्टी के बैठे हमारे बगल में ये भी कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। ये पूरे 5 साल जनता सोचेगी, समझेगी, पूछेगी, जानेगी, परखेगी। कितनी बार ये सड़कों पे निकले 13 पॉइंट रोस्टर के अगेंस्ट में, उसमें जिस तरह का दिया गया है, ना ओबीसी, ना दलित, ना अति दलित पिछड़े, कौन उसमें जाएंगे भाई? आप बताइए, ये किस तरह का रोस्टर तैयार करके दिया गया है? क्या इसके खिलाफ कभी बात किया? एक जनगणना क्यों नहीं हो रही है, इस पे बात किया? ओबीसी के लिए क्या लाएंगे, अति दलित के लिए क्या लाएंगे? क्या उनकी लड़ाइयां लड़ी हैं इन्होंने मजबूती के साथ? तो ये सब तमाम चीज जनता भी पूछेगी। कुछ पॉकेट तो सबके साथ होते हैं कि भाई ये हमारे साथ इतने लोग हैं। उत्तर प्रदेश कास्ट में बड़ा डीप रूटेड कास्ट सिस्टम है, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। इस जाति के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और अपनी जाति के लोगों को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, लड़ते हुए दिखना चाहिए, सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। सामाजिक न्याय तो चाहिए ही,
लोकतंत्र ही बेमाने है अगर सामाजिक न्याय नहीं है। जी। समता और समानता के साथ ही लोकतंत्र फलता फूलता आगे बढ़ता है। जी। कितनी बार लड़े हैं ये, कितनी बार लड़े हैं भाई। दलित, अति दलित, पछड़े, ओबीसी सब एक साथ होना चाहिए ना। आपको एक दूसरे की, जैसे 13 पॉइंट रोस्टर आया इसमें, आपने देखा कहीं किसी का कोई वही नहीं है। फिर 10% जो आरक्षण दिया गया अपर कास्ट को, आप वहां बैठे थे, आप बताइए क्या संवैधानिक है? राजभर की पार्टी के बताएंगे हमको क्या ये संवैधानिक है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था आर्थिक उसमें दिया जा सकता है रिजर्वेशन? भाई इन चीजों को आप सामने बताएंगे, लोग पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि अनुप्रिया आज वहां बैठी है एनडीए में, कल उनका मोह भंग हो गया, बोली एनडीए सामाजिक न्याय नहीं कर रहा था। 5 साल मलाई खाई अनुप्रिया ने, अब वो सामाजिक न्याय नहीं कर रहा, तो अब वो कांग्रेस के साथ सामाजिक न्याय करेंगे। ठीक है मैम, आप जल्दी से कोई है उनके साथ नहीं, मैम हम जल्दी से एक बार दिनेश जी की टिप्पणी ले लें, फिर आपका रुख करते हैं। और कांग्रेस दिनेश दोनों सर की मजबूती से लड़ेंगे तो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, अगर रणनीति और मजबूती से लड़ेंगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अल्टीमेटली चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक है तो फिर नुकसान उसी का होगा, ऐसा आप मान रही हैं। हम जल्दी से दिनेश जी को जोड़ें, फिर अब से थोड़ी देर में अजय प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और फिर हम एक बार चाहते हैं कि एक सवाल कम से कम हम जरूर पूरे पैनल से लें। दिनेश शर्मा जी, आप इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहे हैं सर? पॉइंटेड स्थिति साफ है, हमें लग रहा है कि राजभर साहब की पार्टी की नाराजगी डायलूट हो रही है, बीजेपी समझ रही है उनका महत्व, है ना। 10-5 पे मामला अटका है, आपने सुना ही। अपना दल अपनी दूसरी जुगाड़ में दिखाई दे रहा है, अब वो क्या होता है, इधर ही मामला बन जाता है या फिर वो उस तरफ जाते हैं। हम कह ये रहे हैं कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में इस वक्त स्थिति किसकी मजबूत और किसकी कमजोर दिखाई दे रही है सर? राजीव जी, बहुत वरिष्ठ लोगों के हमने अभी विश्लेषण सुने, उनके तर्क सुने। पहले तो ये तय हो जाए ना कि चुनाव अपने समय पर होगा भी कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। क्योंकि जो हालात इस समय देश में हैं वो तो कुछ और ही संकेत कर रहे हैं। आज की तारीख में बात कर रहा हूं। आपने अब दूसरी बात की है कि राजभर साहब की पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी। देखिए, एक बात तो सही है कि ओम प्रकाश राजभर की एक शिकायत थी कि भाई उनकी बात भी सुनी जाए, और योगी जी ने उनकी बात इधर से सुनी और इधर से उतार दी। यहां तक स्थिति रही कि इलाके के दरोगा ने भी यहां तक कहना शुरू कर दिया, तुम बेचते क्या हो। तो जहां एक कैबिनेट मंत्री की उसी के जिले में उपेक्षा हो तो मरता क्या ना करता। उनके सामने एक बड़ा संकट था, इसलिए वो यदा कदा जब भी मुखरित हुए हैं या जब भी सरकार के खिलाफ बोले हैं तो उनकी यही शिकायत रही है कि उनकी नहीं सुनी जा रही है। जहां तक 10 सीटों का सवाल है तो ये तो एक इनका अपना, हर आदमी दावे करता है, ये तो कह सकते हैं हम तो 40 सीटें चाहिए, वो तो अलग इशू हो गया। लेकिन बेसिकली एक ये इशू था जिसको कि अमित शाह जी ने शॉर्ट आउट किया और योगी जी को मैसेज किया कि भाई इनकी बात की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, और कुछ इनके लिए कुछ पैकेज वगैरह दिए गए। देखिए, मैं घूम फिर उसी बात पर आऊंगा। आप कहेंगे कि देखिए दिनेश जी फिर योगी जी पर आ गए हैं। वास्तविकता यही है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन से कोई खतरा नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि गठबंधन उतना नुकसान नहीं कर रहा है जितना नुकसान ये हो रहा है कि योगी जी थोड़ा सा लोगों से, अपने पार्टी के लोगों से, दूसरे सहयोगी दलों से जरा सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करें। सुना तो यहां तक गया है कि योगी जी अपने मंत्रियों तक से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभद्रता से बात करते हैं। ऐसी कोई शिकायत तो नहीं, मंत्रिमंडल के सदस्यों में शिकायत है, और मैं नाम नहीं लूंगा। ये नहीं है। अच्छा, है। अब ये तो है नहीं कि मंत्रिमंडल के सदस्य ओपनली बोलेंगे। अच्छा, ठीक है सर, ठीक, बिल्कुल है। राजभर जी की शिकायत, राजभर जी की जो शिकायत है, जी है ना, जी, वो दूसरे दल के थे तो इसलिए सामने आ गई। अच्छा, मतलब वैसे ही शिकायत अपने दल के लोगों की। अब बात आती है कि आपने अनुप्रिया जी की बात की। जी बोले सर, बोले। बिल्कुल ये बात है, लेकिन अपने दल की स्थिति थोड़ी सी अलग है जी। अपने दल की स्थिति थोड़ी सी अलग है। अनुप्रिया पटेल जी को जो एक पैकेज लेना था एमबीबीएस कोटे का, एक बहुत बड़ा पैकेज था वो, जो एनआरआई कोटा था जी, इन्होंने बड़े पैमाने पर उसमें एडमिशन कराए हैं। ये कोई कम बड़ा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला था। उनको जब उन्होंने लाभ उठा लिया और
तो वो अपना चले कांग्रेस की तरफ। सच्चाई है कांग्रेस का अभी है क्या, जब तक मुस्लिम और दलित कांग्रेस की तरफ नहीं जाते हैं तब तक कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में 2 सीट से तीसरी सीट की कोई गुंजाइश नहीं है। आप प्रियंका जी को घर घर घुमा दीजिएगा, जब तक ये दो तबके कांग्रेस की तरफ नहीं आते हैं आप ही के पास तब तक कोई गुंजाइश नहीं है। और इसका लाभ हाँ पूरा करिए सर, पूरा करिए संक्षेप में, पॉइंटेड सर। बीजेपी के लिए आपने बोल दिया, योगी जी को लेकर कांग्रेस पर भी आपकी टिप्पणी है, सपा पर भी बोल के जल्दी खत्म करिए सर। सपा बसपा का गठबंधन, पिताजी नाराज हैं बहुत बुरी तरह से, मायावती असमंजस में है, क्या करें। अभी कुशीनगर में आज बहुत भयंकर मारपीट हुई समाजवादी पार्टी के बीच में, वहां पर जिला सचिव को मारा पीटा गया कि प्रत्याशी कौन चुनाव लड़ेगा। देखिए बहुत बड़ा गठजोड़ है, बहुत बड़ा गतिरोध है। और अभी सपा और बसपा गठबंधन में मैं एक अनिश्चय ढूंढ रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि यह गठबंधन बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुका है। मायावती जी को उनको एक वसूली करनी थी, वो टारगेट उनका पूरा हो गया है, उनका काम हो गया है। अब कुछ समय बाद देखिए अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू करेंगी। मायावती जी के खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई है, समझे, वो भी अपना असर दिखाएगी जरूर। आपने सर हर राजनीतिक दल के नजरिए से कुछ ना कुछ रखा है। अभी हम नहीं कह सकते। हम सर जवाब लेंगे, इरफान भाई और अरुण जी को दोबारा जोड़ेंगे, ताहिरा जी के पास आएंगे, लेकिन अजय जी हमारे साथ देर से जुड़े हैं। अजय जी स्वागत है। हम देखिए उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो गठबंधनों का नया प्रयोग हो रहा है उस पर आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमें ये बताइए सर कि आपकी राजनीतिक समझ क्या बता रही है। 2 लोगों की लड़ाई में कहीं तीसरे को फायदे का फॉर्मूला ही तो नहीं होने जा रहा है, या फिर इस बार अलग अलग तजुर्बों से ये 2 समझदार लोग 2 अलग अलग गठबंधन में तो हैं, लेकिन कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मात दे दें, उसका रथ रोक दें। क्या देख रहे हैं? देखिए, बात शुरू करें उससे पहले 2017 का विधानसभा चुनाव की चर्चा करेंगे कि कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ रहे थे। कांग्रेस का नारा था कि यूपी 27 साल बेहाल कर। हाँ बिल्कुल था सर। आखिरी दिनों में उन्होंने एकता कायम की। उस एकता का परिणाम अच्छा होना चाहिए था, लेकिन कैंडिडेट आखिरी दिन तक तय नहीं थे और स्थिति ये हुई कि कई जगहों पर दोनों दलों के चुनाव लड़े और बड़ी असमंजस की हालत थी। तो संभव है उन्होंने 2017 से सीखा होगा, लेकिन ये स्थिति है क्योंकि देखिए फ्रेंडली फाइट की एक स्थिति है बीएसपी, एसपी और कांग्रेस की, ये सभी लोग जानते हैं जी। 4 सीटें जो जीते हैं, फूलपुर, नूरपुर, गोरखपुर और कैराना, इन चारों सीटों का एक ही नारा था और वो है हाथी लाठी 786। उसी नारे पर वो जीते हैं। तो अगला चुनाव भी इसी पर लड़ने जा रहे हैं। उसी रणनीति के तहत कांग्रेस अलग है, जैसा कि इन 4 जगहों में से भी जगह अलग थी। लेकिन सवाल यह है कि ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में एक एक सीट मायने रखेगी, कोई विधानसभा नहीं है। और विधानसभा में बहुत बुरी गति हुई और ये एक वजह रही। मतलब आपको बताएं, दलित सीटों पर आखिरी दिन तक मैं था 2017 पर, मतलब हालत इधर सपा लड़ रही थी, इधर बसपा वो कांग्रेस लड़ रही थी। कई सीटों पर तो ऐसी हालत थी कि बेचारे पर्चा दाखिला के बाद वापस हो रहे थे। ये स्थितियां चुनाव के वक्त, क्योंकि जैसी स्थिति बन रही है राजनीतिक सिनेरियो, हो सकता है कि कांग्रेस भी साथ चली जाए। भाई राजनीति में क्या है, जैसा जैसा समझ में आएगा। कौन जानता था पुलवामा हो जाए, कांग्रेस साथ चली जाए, ये हो सकता। सर पेच अटके हुए हैं ना, कैसे चली जाए? इधर तो शिवपाल जी मांग के थक गए, पब्लिक प्लेटफॉर्म से उन्होंने डिमांड की कि साहब ये जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ हमें भी बुलाइए। हाँ, नहीं बुलाया इन लोगों ने। देखिए सपा तो वाया कांग्रेस पहुंच जाएंगे। अब कुछ चीजें पीपुल इमेजिनेशन में होती हैं। जैसे पीपुल इमेजिनेशन में ये है कि ये वोट कटवा है, ये क्या नाम, कांग्रेस पार्टी और इनका गठबंधन नहीं, शिवपाल का प्रसपा जी, हाँ शिवपाल जी का नाम लिया। कांग्रेस गठबंधन का ये है कि वो अलग से आ रहे हैं, उनका जैसा कि मैंने रणनीति कही उस रणनीति के तहत। लेकिन ये हमारा कैलकुलेशन है इस स्टूडियो में बैठकर, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन तब ठीक होगा जब चीजें स्पष्ट हों। अभी स्पष्ट नहीं, अभी स्पष्ट नहीं है और उस अस्पष्टता का फायदा सत्ताधारी पार्टी को हो सकता है। ऐसे में इन्हें चाहिए कि अगर एकता भी करनी है तो कर लें समय से पहले। ऐसा ना हो कि खचर पचर शुरू हो जाए। तो आज की तारीख में जब हम बैठे हुए हैं स्टूडियो में, जमीनी धरातल थोड़ा हो सकता है अलग हो, क्योंकि घटनाएं होती रहती हैं, इसमें बीजेपी को ही एज है अभी भी नहीं। मतलब इस मामले में नहीं है। मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा था जो छूट गई, कि जनता तय, जैसे एक सपा के हमारे मित्र हैं वो अक्सर कहते हैं कि सपा और बसपा का जो गठबंधन है जी, वह सपा और बसपा की चाहत से नहीं है, ये जनता की चाहत से है। अच्छा, हाँ, जनता चाहती है कि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हो और हम लड़ें।
सवाल ये है कि पार्टी कितनी तैयार है। जो बीच बीच में दिक्कत आ रही है वो क्या है। अगर वह ठीक हो गया तो जनता की तरफ से कोई बुराई अच्छा, देखिए ताहिरा जी ने और दिनेश जी ने और आपने बात रखी। अब हम एक बार फिर से यहाँ डॉक्टर खेड़ा, सैफ जी और राघवेंद्र जी को मौका देना चाहते हैं। डॉक्टर खेड़ा, सबसे पहले आप आंसर करिए कि एज तो आपकी है, लेकिन जनता का दबाव में बनाया गया सपा बसपा का गठबंधन आपके लिए चुनौती है। उधर बड़ी कड़ी टिप्पणी कर दी दिनेश शर्मा जी ने कि देखिए गठबंधन आपके लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अपने ही चुनौती बने हुए व्यवहार तक पर सवाल उठा दिया। तो फंसे तो आप भी हैं कहीं ना कहीं, मतलब बातों में जो स्थिति आप दिखा रहे हैं वो भीतर है नहीं। देखिए, जहां तक व्यवहार की बात है, ठीक है, शर्मा जी का जवाब तो आपने ही दे दिया, तो मुझे आवश्यकता नहीं है। इस तरह की कोई नाराजगी नहीं है, सारे लोग बिल्कुल खुश हैं मुख्यमंत्री जी से, उनके कामों से, उनके व्यवहार से। आप मना रहे हैं, मान जा रहे हैं, अंदरूनी बात है, वो बोल रहे हैं फलानी बात है, ऐसा कभी कोई आया नहीं बाहर। लेकिन गठबंधन की अब आप जो बात कर रहे हैं, अब 3 जगह के गठबंधन का जो चल रहा है इस समय, बंगाल का ले लीजिएगा एक तरह से पहले, तो एक सेकंड लगेगा मुझे, तो ममता बनर्जी का और कम्युनिस्ट का गठबंधन क्या ये कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, फेल होने वाला है। ठीक है। दूसरा, आप दिल्ली में कोशिश कर लिया, पूरी कोशिश कर ली, आप वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, पूरा कांग्रेस ने उसके लते आगे भगा दिया, नहीं हो सकता, इस लायक ही नहीं समझा कि बात ही करें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये राष्ट्रीय गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं। अब आइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सापा बासापा ने कांग्रेस को लतिया दिया, उनने बात ही नहीं करी, वो तड़पते रह गए। तो वहां मतलब गठबंधन की स्थिति है कि वो इस लायक समझते नहीं कांग्रेस को। ठीक है। अच्छा, अब जब उन्होंने उनको अलग कर दिया तो कांग्रेस पार्टी में खाली अभी जैसे वोट की बात कर रहे थे कि अगर इनको मुस्लिम वोट मिल जाता है तो कांग्रेस में जान आ सकती है, और ये निश्चित है। आपको गणित के हिसाब से बता सकता हूं, मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही मिलने वाला है, क्योंकि मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान भर में अगर थोड़ी बहुत उम्मीद लगा सकता है कभी, तो वो कांग्रेस से ही लगा सकता है। वो कांग्रेस को इस बार नीचा नहीं दिखाएगा मुस्लिम वोट, और वो निश्चित रूप से चाहे कांग्रेस हारे चाहे जीते, मैं ये समझता हूं कि ये अल्पसंख्यक वोट तो कांग्रेस को ही पड़ने वाला है। और खत्म करें, मतलब हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर खेड़ा से कि इन सारी चीजों में बीजेपी कंफर्टेबल कैसे है? अब सर, क्या है? वो कह रहे हैं कि साहब जनता का बड़ा भारी दबाव है इनके साथ। हमको तीनों तरफ से उत्तर प्रदेश में हमको तो स्पष्ट हो गया है, वो जीतने की स्थिति में आते नहीं है, कांग्रेस जीतने की स्थिति में आती नहीं है, लड़ाई में कोई आने वाला नहीं है, और दूसरा बात, दलित वोट साइकिल में पड़ने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर, क्योंकि वो उनका जुल्म देख चुके हैं, उनके अत्याचारों से दलित बहुत दुखी रहे पूरे 5 साल, तो वो उनको पड़ेगा नहीं। दलित वोट भी थोड़ा बहुत मैं समझता हूं हो सकता है उनका, मायावती जी का कांग्रेस को ट्रांसफर हो सकता है। ये भी हो सकता है जी। तो कांग्रेस थोड़ी बहुत जिंदा तो जरूर दिखाई देगी, जो मैं समझता हूं। अच्छा, इस वक्त बीजेपी चाह रही है कि कांग्रेस थोड़ी सी हो सकता है, सापा बसापा के पास भी लड़े बराबरी, थोड़ी सी जिंदा हो जाए, ज्यादा जिंदा। अच्छा, लेकिन इस लायक नहीं हो सकती। डॉक्टर खेड़ा की बात पर सैफ साहब आपके पास आएंगे, लेकिन चूंकि उनके सहयोगी हम जल्दी से एक टिप्पणी ले लें कि क्या ये जो कैलकुलेशन डॉक्टर खेड़ा कर रहे हैं, अरुण राजभर उस कैलकुलेशन के साथ खड़े हैं, हालांकि उनके सुर डाइल्यूट हैं और राजनीति में ऐसा होता है। यहां तक कि आरएलडी के जयंत चौधरी ने भी मना कर दिया कांग्रेस में। अरुण राजभर साहब, क्या स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है? छोटा सा क्रिस्पी कमेंट करिएगा। अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति समझने में बहुत देर लगेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति सामाजिक समीकरण पर चलता है, जाति समीकरण पर चलता है। जब समर मतदाता पूरी तरीके से नाराज हुआ तो इन्होंने गरीब सवर्णों को आरक्षण दे दिया, उससे समर समाज खुश हो गया। अब इनको लगा कि अब हमको समर समाज वोट दे देगा। क्या पिछड़ों में गरीब नहीं है? दलितों में गरीब नहीं है? क्या इनको आरक्षण देने के लिए आपने एक बार भी नहीं सवाल खड़ा किया? जब सामाजिक न्याय मोर्चा की बात हम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए कह रहे हैं कि जो 51% मतदाता आपको वोट की लेने की फिराक में लगे हैं, अब क्यों कर रहे हैं? अब तो चुनाव के बाद मतदाता हर लोकसभा सीटों पर 6 लाख 7 लाख है। इस वोट को लेने के लिए सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करिए, 100% 73+ जीत जाएंगे। सपा और बसपा के पास बहुत बड़ा वोट नहीं है। सपा बसपा के पास सिर्फ एक वोट उसके पास है, एक वोट उसके पास है, दूसरा कोई वोट नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास धोखा खाए हुए लोग 38% मतदाता है। भारतीय जनता पार्टी इनके बारे में ठोस कदम नहीं उठाएगी तो इनका 73+ सपना थोड़ी। अरुण जी जल्दी से एक सवाल लीजिए, फिर एक सवाल। अरुण जी बताएं, 26 तारीख तक सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू होगी या नहीं होगी? अगर नहीं हुई तो फिर आपकी पार्टी क्या करेगी बताइए? 26 तक का अल्टीमेटम है ना आपका सर, क्या करेंगे आप लोग? देखिए 5 की 6 हो जाएगी, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू हो ना हो खत्म कि 26 तारीख को हम नहीं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए आपने 2001 में देखा होगा जब माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे राजनाथ जी। सर बहुत पीछे चले गए, अभी का बताइए। लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अभी का 26 तक क्या नहीं हुई तो? लेकिन
26 तारीख को ठोस कदम उठाना पड़ेगा, उनको आश्वासन देना होगा वो अति पिछड़ों अति दलितों को कि हम इसको लागू करेंगे। और अगली सरकार वो फिर ऐसे चला जाएगा, अपने घोषणा पत्र में नहीं, वो ऐसे चला जाएगा, आश्वासन तो सब लोग दे रहे हैं, पत्र में जगह देंगे, आश्वासन से क्या भाई, या तो लागू करवाइए। ठीक है, अब की बार आए थे सर, ठीक चला गया, स्थिति आ गई, बंगला मिल गया, आ गई सर, पता लगा। कहना चाह रहा हूं साहब, इन्होंने अभी जो कहा है जाति की बात इन्होंने जो करी है, तो मैं ऐसे 3 चुनाव आपको बता सकता हूं जिसमें जाति कभी नहीं चली। एक इंदिरा गांधी का 71 का चुनाव, 77 में जनता पार्टी जब आई थी पावर में, सब में तब जाति नहीं चली, सब में विशेष मोदी के चुनाव में जाति नहीं चली, सब में विशेष परिस्थिति। अब जाति नहीं चल रही। अब एक बार साहब देखिए, 2-3 सीटों पर सिमट जाएंगे, दिनेश जी ने कहा नरेंद्र मोदी के चुनाव में जाति नहीं चली, लेकिन अब भी नहीं चलेगी, वो बातें नहीं चल। मोदी लीडर है इस समय ठीक, हिंदुस्तान का। अब सुनिए अरुण जी, एक बार श्याम जी की बात सुनिए, हिंदुस्तान का लीडर है। दिनेश जी ने, अजय जी ने सवाल उठाया था, दिनेश जी ने जरा साहब को सुनिए। मैं सबसे 2-3 सीटों से ज्यादा आप आगे बढ़ने वाले नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात का साहब, ये सपने में रहने की अच्छी बात है कि आप सपने देखने के लायक है। मैं बताता हूं, हमने शुरुआत की गुजरात से, जहां हमारे प्रधान सेवक मोदी जी को उनकी विधानसभा हराई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को उनकी विधानसभा हराई, 85% बाय इलेक्शन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से आप हार चुके हैं, कर्नाटका फिर आप हार चुके हैं, और अभी ये तीनों राज्यों में जो है आप हार के आए, और तभी ऐसी बात करते हैं। अरे सर, वहां तो संगठन था या क्या है यूपी में? राजीव जी 2014 से पीछे चले जाते हैं 2009 में, जहां 29% वोट शेयर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की यूपी 2 सरकार बनी थी, यूपी में 21 से 22 सीट्स आई थी, मानेंगे आप? ये तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप जो है 2 सीटों के ऊपर अब जो है आप लोग आकलन वगैरह ये सब चीजें करते हैं, ये सब गलत फहमियां हैं साहब। हम और ये भी सच्चाई है, जब हमने सपा के साथ गठबंधन किया था तो हमें नुकसान हुआ था, ये भी। अरे यही तो सपा कहती है कि साहब आप उन्हें ले डूबे, आप उन्हें ले डूबे, यही तो वो कहते हैं। हम ऐसे ले डूबने की बात नहीं है, उस वक्त भी झूठे वादे किए गए थे राम मंदिर के लिए। आज जो है लगातार 1 लाख साधु संतों ने जो उनका लोटा पानी डाल दिया है, कहा है कि आप जो है झूठ बोल रहे हैं। दोनों धर्म संसदों में इनकी खिलाफत की गई है, और ये बहुत लंबे निर्मोही अखाड़ा के जो सदस्य हैं, आप अखिल अखाड़ा के जो सदस्य, लगातार जो है इनका बहिष्कार किया जा रहा है, जो सच्चाई की बात है। जो 2014 में भी अच्छे दिन की सरकार का ये वादा करके लाए थे, जो 31% वोट शेयर पे 282 सांसद इनके आ पाए थे, वो इसलिए आ पाए थे कि आप जो है अपनी मैनिफेस्टो में सबसे पहले राम मंदिर का इशू लेके आए थे। आज राम मंदिर का इशू तो आपका चला गया, फिर बाद में अब मैं ग्रोथ की या विकास की बात करूं तो मेरे ख्याल से 0 है, कोई ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसमें जो है आप जो है सामने आ सके। हमें सर एक बात बताइए सर, अब राघव जी की बारी, एक बात ऐसी परफॉर्मेंस हमें बताइए कि आप किस बात पर आशान्वित हैं इतने, ये तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी परिस्थिति सिवाय प्रियंका जी के जो आपको इतनी आशा दे रही, बताइए ना, क्या बदल गया? अरे बहुत हार्ड जमीन है उत्तर प्रदेश की राजनीति की सर, 30 साल से आप लोग बाहर हैं, 30 साल से, बताइए कौन सी चीज आशा दे रही है? विधानसभा की बात नहीं कर, हम लोकसभा की बात करें। मैंने अभी आपको 2009 का जो है एग्जांपल बताया, ठीक, 21 से 22 सीट्स आई थी हमारी, वो सर 2014 में। आप इनको 14 के लिए कहते हैं ना, इसमें सीट बधाई हो 80 में 21। अब जो है हम लगातार एक मजबूत जो है सरकार, एक लोकसभा में की बात कर रहा हूं मैं, जो अब आने वाले चुनाव है 2 महीने बाद, हम भरोसा दिलाते हैं जो है, हम मजबूती से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जैसे हमने आपको गुजरात में सबक सिखाया, कर्नाटका में सिखाया, तीनों राज्यों में सिखाया और बाय इलेक्शंस में सिखाया, वैसे ही अब उत्तर प्रदेश। अब राघव जी की आपको जवाब, अब राघव सर की बारी। राघव सर, सवाल तो आपको पता ही है कि नेताजी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, गठबंधन में इतना असमंजस है। अभी दिनेश जी कह रहे थे कि माया जी ने तो पूरी मन की कर ली कि साहब उन्हें जो करना था, क्या है सर, फिर कैसे चुनौती देंगे बीजेपी को? दिनेश जी को एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारा गठबंधन की सीट डिक्लेयर हो गई तो इससे ज्यादा और क्लियर क्या होगा? बीजेपी और कोई दल अभी किसी ने घोषणा नहीं कर पाई, एक भी सीट की हमने पूरी कर दी, तो ये तो बड़ी बात है ना। अखिलेश जी का समर्पण हम हर चीज के लिए आ रहे हैं। सुन लीजिए, आत्मसमर्पण कर दिया अखिलेश यादव जी। सुन लीजिए, सुनिए, अब आत्मसमर्पण आपने बीजेपी ठीक, इरफान भाई सुनिए, फिर आएंगे आपके पास। सुन लीजिए, देखिए, और जिस तरीके से
हमारी हर चीज क्लियर है। और हमने जब मौके गठबंधन किया तब इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे सीट गंवा बैठे, और जो बड़े बड़े धुरंधर थे जो बाहर जाके अपना जैसे कहते हैं आइकॉन बन के जाते हैं कि अगर ये जाएंगे तो वोट मिलेंगे, तो अपनी सीटें ही नहीं बचा पाए। तो अब इन लोगों को, अब तो हमारा लिखित गठबंधन है, अब तो ये समझ लो कि इनके बड़े नेता इस जुगत में है कि भागे तो भागे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, बीजेपी के सारे भागते घूम रहे हैं। अच्छा, ये लोग भागने की तैयारी भागने की तैयारी में अभी देखो, अभी देखिए इनका नारा हो गया कि अति आत्मविश्वास है, 74+, 74+। मैंने कहा कि घोड़ा भाग थोड़ा ठीक कर लो, इसको कर लो 7+4, 11 होगा या 9-2-11 यहाँ से 9-2-11 हो जाओगे। अजय जी ने अभी एक परसेप्शन की बात कही प्रसपा को लेकर कि साहब उनका ऐसा परसेप्शन है, ये बुरा मानने वाली बात नहीं, बदलता भी रहता है, राजनीति में परसेप्शन होते हैं कि ये वोट कटवा है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ऐसा ही परसेप्शन बन रहा है कि आप लोग बहन जी या फिर बीएसपी के अतिरिक्त दबाव में हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई दबाव होता तो निश्चित रूप से ये गठबंधन होता नहीं, और इतनी जल्दी अगर दबाव होता तो हम सीट डिक्लेयर कैसे कर पाते? क्योंकि आप देखते हो कि जहां जैसे सीट डिक्लेयर की आप बात करें, आज बाकायदा अखबारों ने विश्लेषण करके बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स छापी हैं कि कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कहीं गुना गणित करके कोई प्रायोरिटी रख के चीजें की हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही कि जहां जो जैसे बहन जी ने चुन लिया उसके बाद ये पेपर रख दिया कि ये तुम्हारी सीट है, तो इसको हम क्या माने सर? देखिए, नहीं, जहां पर ये पहले से फार्मूला था, जहां जीतने वाला कैंडिडेट है उसी अनुसार बनाया समर्पण। इरफान भाई ठीक है, हमें पता है कि ये स्थिति आपके लिए बड़ी आनंद आए कि हमें पता है सर, हमें लेकिन जवाब लेने दीजिए। देखिए, अब इनकी स्थिति क्या है वो तो हम नहीं कह सकते हैं। जा रहे हैं कांग्रेस के साथ? नहीं, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं तो बात तो ये भी है कि फोन करते हैं और वो उठाते नहीं है। तो यहाँ पहले ठीक थे, आराम से थे, और जब वहां जा रहे हैं फोन कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है। तो ये स्थिति बुला नहीं दूसरे देखिए, मध्य प्रदेश में करते थे, कांग्रेस ने उठा दी थी। अभी रुक जाइए, अभी आप लोगों का क्योंकि इलाज हो चुका है तो हम ये कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक तो मजबूत गठबंधन है, दूसरा जो इन्होंने जुमलेबाजी जमके की है, चाहे केंद्र सरकार या योगी जी ने, ये तो कह रहे हैं कि बंदर परेशान कर रहे तो हनुमान चालीसा पढ़ो, वो क्या हनुमान जी की जात बता रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट इससे पहले कि समय खत्म हो, अजय प्रकाश जी हमें बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट, फिर हम जरा अगर समय बचेगा तो डॉक्टर खेड़ा के पास जाएंगे। ये जुमलेबाजी भी कोई भूमिका निभाएगी क्या इस चुनाव में? क्योंकि बीजेपी के जितने भी विपक्षी दल हैं अपनी चर्चा में इस बात को बार बार ले आते हैं कि साहब इनकी जो जुमलेबाजी, कोई भूमिका होगी क्या सर इसकी? जुमलेबाजी का असर जनता पर तो है ही, और जाहिर तौर पर ऐतराज है, लेकिन चुनाव अंततः दो चीजों पर, तिकड़म पर और मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो चुनावी तिकड़मबाजी तो तैयार है, लेकिन जनता का जो मुद्दा है उसको ढंग से लेके जाना और उसको याद दिलाना। जैसे जब पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह छितराई हुई है सपा, बसपा और कांग्रेस, उसके बाद लगता है इनके मुंह से बोली नहीं निकल। अच्छा, तो फिर मुद्दे तो बीजेपी के साथ ही खड़े हैं, कोई हो। नहीं साहब, मैं एक मिनट, मुद्दे तो इन्हीं के साथ। आपने पुलवामा का जिक्र किया, किसके साथ खड़ा है? एक हफ्ते दिन की बात, पार्टियां जो है वो सब देश के साथ में खड़ी है, तब ऐसी बातें होती हैं। अच्छा, एक मिनट, प्रधानमंत्री की शूटिंग पे बात तो हो गई। ठीक, पूरा करिए, समय खत्म हो इससे पहले। मैं क्या कहना चाहेंगे, जो सवाल करना चाहिए विपक्ष को उस सवाल पर नहीं है, जो सवाल पूछ लिया जाना चाहिए था अब तक, मतलब एकदम दौड़ा के, वह इसके मामले में डिफेंडिंग मोड में है विपक्ष। इस मुद्रा से बाहर नहीं निकलेगा तो चुनाव भी नहीं जीतेगा। सियासी स्थिति इंटरेस्टिंग है उत्तर प्रदेश की, धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। कम से कम 28 तारीख के बाद एक मुकम्मल पिक्चर हमें दिखेगी कि सियासत किस करवट बैठ रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में आने के लिए, प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जाओ। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।